नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी को। लेकिन इसी के साथ साथ अगर जो एलटी देने वाले हैं या जो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी या दूसरे एग्जाम से भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, खासकर ये वीडियो, क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संविधान के प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, तो आज के इन 15 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस में हम लोग संविधान के जो आरंभिक हमारे अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोगों को काफ़ी इससे फायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि ये लगातार सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि हम लगभग पूरे सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, तो उस रेफरेंस में ये कंटिन्यू रहेगा। कभी एक आध दिन कुछ कारणों से गैप भी हो जाए तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, या हमसे आप व्हाट्सएप पर कुछ पूछ भी सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? अब क्वेश्चन तो बहुत सरल है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? नो डाउट आप सब लोग जानते होंगे, यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, यानी भारत राज्यों का संघ है, इस बारे में बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 1 में बात की गई है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, मैंने आपको इसके कुछ पहले के वीडियोस में बताया है, एक आध क्वेश्चन आया था जहां पर कि एक्चुअल में पहले इसको, तो ये यूनियन शब्द आप देख रहे हैं, यूनियन शब्द के स्थान पर यहां पर फेडरल शब्द के इस्तेमाल की बात थी। किसकी बात थी? यहां पर फेडरल शब्द के इस्तेमाल की बात थी, फेडरल। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रयास से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फेडरल शब्द है वह आज के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है, इससे वह आभास नहीं होता है जो स्वतंत्रता के बाद या अपने संविधान के लागू होने पर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब भारत राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। जो आपकी अनुसूची 1 है, ठीक है, अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में इस संदर्भ में बात की गई है। अनुसूची 1 में जो है वो बताया गया है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। अब राज्य और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, इससे मतलब यहां पर है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, अनुसूची 1 में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में या संघ राज्य क्षेत्र में अर्जित किए जाएं या जोड़े जाएं, इनसे मिलकर के क्या बनेगा? भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनेगा। यहां पर संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है, केवल राज्य की बात नहीं की जा रही है। राज्य की जहां तक बात है उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है और अनुच्छेद 36 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में दी गई है और अनुच्छेद 36 में दी गई है। लेकिन जहां तक संघ राज्य क्षेत्र की बात है वह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। लगे हाथ थोड़ा और देख लेते हैं, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। लेकिन अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 जो है इस संघ राज्य क्षेत्र में, इस संघ राज्य क्षेत्र में नए राज्यों या नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ये तो अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि किस प्रकार से नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है, यानी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित विधियों का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 3 में किया गया है।
तो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 आपका यह कहता है, अनुच्छेद 4 आपका यह कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत रहते हुए आप कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं, अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत अगर आप कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं तो यह अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संशोधन माना जाएगा, ना कि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना जाएगा। साथ में यह भी कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई संशोधन कर रहे हैं तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रहते हुए उसके पारिणामिक, उसके आनुषांगिक भी आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि अनुसूची 1 में भी आप परिवर्तन करेंगे, जहां भी उससे लगने वाला परिवर्तन होगा वह परिवर्तन भी करेंगे, और यह परिवर्तन अलग अलग संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा, यह अलग अलग संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। फिलहाल आपके हिसाब से, आपके जो क्वेश्चन है आपका, उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत घोषित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है 8, 9, 10, 11। आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी उल्टा दे दिया गया है इसमें। ठीक है, कोई नहीं, ये आपका जो ये वाला आंसर है, यहां याद रखिएगा, यहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो डी हो जाएगा आंसर यहां पर, या मैं इसको थोड़ा सही ही कर देता हूं, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। फिलहाल आप जानिएगा इसको कि इसमें किस अनुच्छेद की बात करता है। जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 11। थोड़ा समझिएगा इसको, अनुच्छेद 11 कैसे क्या है। देखिए, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक तो किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के बारे में किसके बारे में बात की गई है? नागरिकता के बारे में बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 1 से 4 तक के का जो बात है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता के बारे में बात करता है। 5 से 11 किस बारे में? नागरिकता के बारे में बात करता है। लेकिन इसमें दिया क्या है? अनुच्छेद 5 से 9 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, संविधान के आरंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 10 ये कहता है, 10 आपका ये कहता है कि अगर 5 से 9 के आधार पर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता क्या होगा? नागरिकता का बने रहना, यानी नागरिकता आपकी बनी रहेगी। लेकिन अनुच्छेद 11 जो आपका है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 11 आपका भविष्य की नागरिकता के निर्धारण के लिए है, भविष्य की नागरिकता के निर्धारण के लिए है। यानी ये जो आपका अनुच्छेद 11 है यह संसद को अनुमति प्रदान करता है कि संसद भविष्य में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत रहते हुए क्या करेगी? नागरिकता अधिनियम पारित कर सकती है। नागरिकता अधिनियम पारित कर सकती है। ठीक है ना? और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया वो 1955 में पारित किया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। और इसी नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। जैसे कि सबसे जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो CAA को लेकर हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हुआ। ठीक है, जो बाद में क्या बन गया। ठीक है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ही संशोधन करके भविष्य की नागरिकता निर्धारित की जाती है। यानी भविष्य में नागरिकता अर्जित करने का और या नागरिकता जो है छोड़ने का जो प्रावधान होगा या किसी को गैर नागरिक घोषित करने का
जो प्रावधान होगा वो इसी अधिनियम में संशोधन के पश्चात ही बनेगा। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 34। आंसर होगा अनुच्छेद 12। अभी हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। अनुच्छेद 12 जो है बेटा, ये राज्य की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, राज्य को परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। राज्य के अंतर्गत यह बताता है कि राज्य के अंतर्गत संघ सरकार और संघीय विधायिका, यानी संघ सरकार और संसद आएगी, राज्य सरकार और विधानमंडल आएंगे, राज्य सरकार और विधानमंडल आएंगे। और इन सब के अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले या भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन कार्य करने वाले देश या विदेश के समस्त कर्मचारीगण वो किस में आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर राज्य की व्यापक परिभाषा दी गई है किसमें? अनुच्छेद 12 में। लेकिन याद रखिएगा, जैसे यहां पर 35 दिया गया है, अगर यहां पर 36 दिया गया होता तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते या फिर विकल्प हमको अलग से बनाने पड़ते, क्योंकि इस राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अलावा अभी हमने इससे पहले बताया था आपको कि अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। उसके पीछे कारण है क्योंकि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, यानी आर्टिकल 36 टू 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहां राज्य क्या है, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा को दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? इसमें सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12। अगला ये, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13 में किस बात है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। आंसर होगा अनुच्छेद 13, न्यायिक पुनरावलोकन। दरअसल आप जानते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, जो ये मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये किसी प्रकार का मूल अधिकार नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन जो मूल अधिकार प्रदान करेगा, कौन करेगा? राज्य करेगा। तो पहले राज्य की परिभाषा दी गई कहां पर? अनुच्छेद 12 में। लेकिन अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य जो चाहे वो दे सकता है, लेकिन सच बात यही है कि देने से केवल कुछ नहीं मिलता। वास्तविकता यह है कि उसकी कंडीशन बनानी पड़ती है, उसकी परिस्थिति बनानी पड़ती है। क्योंकि अगर पहले से ही बहुत सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वे क्या करेंगी? वे परिस्थितियां आपके अधिकार को स्वतः ही कम कर देंगी। जैसे अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यहां पर किसको? उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। किस आधार पर और किसके लिए देता है यह शक्ति? वह यह कहता है एक्चुअल में, देखिए समाज में बहुत सारी, जैसे भारतीय समाज ही है तो बहुत सारी कुरीतियां वो परंपराओं के तौर पर विद्यमान थी, या बहुत सारी व्यवस्थाएं जो एक समाज का या सामाजिक क्रियाकलापों का अंग बन गई थी वह विद्यमान थी। तो ये अनुच्छेद 13 ये बताने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई भी कुरीति, ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी नियम, उपनियम, विनियमन, कानून
जो इससे पहले किसी भी स्वरूप में, चाहे वो परंपरा के तौर पर या कहीं लिखित अलिखित रूप में विद्यमान रहा हो, यदि उससे हमारे द्वारा प्रदत्त यानी संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन होता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उच्च न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और उस व्यवस्था, उस नियम, उपनियम, प्रथा, कानून किसी भी को भी तत्काल प्रभाव से न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर समाप्त कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार की विधि, नियम, उपनियम या कुरीतियां जो संविधान के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं या मूल अधिकारों की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाना चाहिए। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 13 देता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। समानता का अधिकार आप जानते हैं 14 से 18 तक है, तो ये क्या है? सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24 दिया गया है, ये गलत है। जबकि आप जानते हैं कि जो 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान करते हैं। किसके विरुद्ध? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये गलत है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 19 और 30 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम आप जानते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में क्या किया गया है? स्वतंत्रता के, किसकी? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। जबकि 23 और 24 क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसमें? ये वाला युग्म गलत है। ठीक है, ये वाला युग्म गलत है, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हम आप सब जानते हैं बहुत ही सामान्य ये आपके मूल अधिकार का कौन सा? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 ये किसकी बात करता है? समानता के अधिकार की बात करता है, समानता का अधिकार देता है। ठीक है, यहां पर आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है आपका, अनुच्छेद 14 जो आपका अनुच्छेद 14 से जो 18 है, ये समानता का अधिकार की बात करता है। लेकिन किसी भी प्रकार के, किसमें? धर्म, नस्ल, जाति, फला फला, इनके आधार पर विभेद से प्रतिषेध कौन करता है? प्रोहिबिटेड कौन करता है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आप जानते हैं कुछ दिन पहले एक मूवी बनी थी आर्टिकल 15, वो इसी आधार पर बनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फिल्म में दिखाया भी गया था कि जाति के आधार पर हम क्या करते हैं? लोगों से विभेद करते हैं। लोगों की ग्रीवियंसेस लेने में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, लोगों शिकायतों को लेने में भी जो प्रशासन है वह देखता है कि किस जाति के लोग शिकायत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से कौन रोकता है? अनुच्छेद 15 रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। कहां बताया अभी इससे पहले मैंने आपको?
किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 14-18 क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता हमारे समाज में, ठीक है, एक बहुत बड़ी बुराई थी, और इसी बुराई को जो आपका पहला मूल अधिकार जो नागरिकों को देता है राज्य, कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 17 में व्यवस्था करता है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं बनाया जाएगा, अनटचेबल घोषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सभा में कहा था कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी मानव मात्र को अस्पृश्य बनाते हैं तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसी समय उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यानी अगर कोई समाज किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर अस्पृश्य बनाता है तो वहीं पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ही मनुष्यता की समाप्ति का कारक बन सकती है, क्योंकि अगर मनुष्य मात्र ही मनुष्य को अस्पृश्य बनाए तो यह एक बड़ी बात होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके यह व्यवस्था की गई थी। कौन करता है? अनुच्छेद 17 जो है किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को रोकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 19 जो आपका है, जो अनुच्छेद 19 है आपका, इस अनुच्छेद 19 में हम आप जानते हैं कि कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। इसमें एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक है शांतिपूर्वक या निशस्त्र होकर के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, एक है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, एक है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सर्वत्र अबाध गमन की स्वतंत्रता। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा कोई भी वृत्ति या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप जानते हैं कि यह सब स्वतंत्रताएं जितना मैंने नाम लिया उनमें से ये भी नाम लिया हमने, ए भी नाम लिया हमने, ए भी नाम लिया, लेकिन इसका नाम नहीं लिया, क्या? धर्म की स्वतंत्रता। क्योंकि हमारे यहां धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहां वर्णित किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ये स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुच्छेद 19 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेद में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, से संबंधित है? अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22A, अनुच्छेद 22B, अनुच्छेद 22B। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अब ये अनुच्छेद 21A आया कहां से, ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। आप जानते हैं अनुच्छेद 21A शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करता है, शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ठीक है, और जिसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और यह उनका मौलिक अधिकार है, इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, एक्चुअल में इसके लिए 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कौन सा है भैया? ये 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान
संशोधन है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया क्यों गया। एक्चुअल में आप जानते हैं मूल संविधान की अगर हम बात करें तो जो हमारा अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या वर्णित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 के तहत ठीक है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है, पहले से ही किया गया था, लेकिन यह मूल अधिकार नहीं था। और अगर कोई व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि भविष्य में वह इस प्रकार की व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया था। एक्चुअल में हुआ क्या, एक वाद आया 1992 में। 1992 में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992 का केस है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। आप जानते हैं अनुच्छेद 21 में ढेर सारे मौलिक अधिकार आते हैं और उन मौलिक अधिकारों को एक के बाद एक धीरे धीरे शामिल उसमें किया गया या उसमें व्यवस्था की गई, यानी कई मौलिक अधिकार अब आ गए हैं। तो उसमें अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। इसके अलावा इसी आधार पर ही बाद में इसी निर्णय के आधार पर ही वाजपेयी सरकार ने कब 2002 में शिक्षा के अधिकार को 86 अमेंडमेंट के माध्यम से मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, अब मौलिक अधिकार हो जाने से राज्य का यह दायित्व बनता है कि इस प्रकार की शिक्षा का वो प्रबंध करे। जब ये प्रावधान कर दिया गया तो यहां भाई ये भी व्यवस्था की गई कि अगर ये प्रावधान हम कर देते हैं, मौलिक अधिकार बना देते हैं, फिर भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे अपने आप से तो पढ़ने जा नहीं सकते हैं अगर उनके माता पिता इसमें सहयोग ना करें तो इसी के साथ ही इसी के माध्यम से जो हमारा मौलिक कर्तव्य है 51A, इस 51A में जिसमें कि पहले मूल संविधान जिसमें कि पहले इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उसी में वाजपेयी सरकार द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यह अभिभावकों का दायित्व है, जैसे ड्यूटी ऑफ द गार्जियन टू फैसिलिटेट एजुकेशन टू फैसिलिटेट प्राइमरी एजुकेशन टू योर चाइल्ड। ठीक है बेटा, तो क्या कहा गया कि यह अभिभावकों का दायित्व बनता है कि वह इन बच्चों को शिक्षा संबंधित अधिकार या शिक्षा से संबंधित व्यवस्था प्रदान करने में सहयोग करें। ठीक है, अनुच्छेद 51A। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 28 में, 29 में, 29 और 30 में, 30 में। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग आप जानते हैं अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30, इन दोनों अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में, ठीक है, दोनों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां कैसे किया गया? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। लेकिन वहीं अनुच्छेद 30, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक
वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, के अधिकार की बात करता है कौन? अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कहीं पर व्याख्या नहीं की गई है कि किसे अल्पसंख्यक माना जाएगा, और इसी आधार पर अल्पसंख्यकों को लेकर के या किसको अल्पसंख्यक माना जाए विवाद भी होता रहता है, ठीक है। और अभी आप जानते हैं अल्टीमेटली यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि किस वर्ग को वह अल्पसंख्यक घोषित करे। इसी आधार पर अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जैन समाज को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें यानी याचिकाएं हैं? पहला कह रहा है 4, फिर है 5, फिर है 6 और फिर है 7, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें 5। क्या हो जाएगा आंसर? 5। अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रिटों की बात की गई है। और जो ये 5 प्रकार की रिटें हैं, यहां ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये 5 प्रकार की कुल रिटें हैं, इनको उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखिएगा यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसको अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं, हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इसको अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकते हैं। और इनके तहत कुल 5 प्रकार की रिटें हैं, ठीक है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण और यानी हैबियस कार्पस। दूसरा है परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। चौथी है क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। और 5वां है आपका अंतिम कौन सी? उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूररी, ठीक है। कुल 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 32 में। लेकिन यही बात मैंने अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 226 में भी की गई है, लेकिन अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका ये पंचायतों के गठन की बात करता है, ठीक है, पंचायतों के गठन की बात करता है। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी राजनीतिक इकाई की स्थापना की जाए जो स्थानीय स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों और स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कर सके। यानी जो हमारे यहाँ पंचायतों के गठन की व्यवस्था है, इसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लाते हैं। क्योंकि पहले क्या थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी थी वो 2 स्तरीय थी, यानी बाई लेयर थी, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। लेकिन पंचायतों के गठन के साथ साथ क्या हो गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तीसरी व्यवस्था ये बनाई गई, ठीक है। आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था प्रारंभ में क्या थी, संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, जिसके आधार पर राज्य कहीं ना कहीं मनमानी करते थे और एक रूपता, एक जैसा विकास नहीं हो पाता था। 1993 में अल्टीमेटली संविधान में संशोधन किया गया और 92 में अमेंडमेंट किया गया और 93 इसको लागू किया गया।
और उसके द्वारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था हमारे यहां प्रारंभ हुई। यानी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकाय, ठीक है, 72वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था हमारे यहां की गई। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है, कहां पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 40 में की गई है। ग्रामीण संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य को दायित्व सौंपा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान के अनुच्छेद 40 में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। ठीक है, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53। आर्टिकल 51, अभी हमने आपसे पहले कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। इसी में आर्टिकल 51 जो कि अंतिम आपका अनुच्छेद है, किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, इसी अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य क्या करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करेगा। क्या करेगा, इसके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता या पंच निर्णय, जिसको हम आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास। यानी किन्हीं विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद हो उनको द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से या आपसी वार्ता के माध्यम से, ठीक है, बिटवीन द डायलॉग के माध्यम से उनको सॉल्व किया जाए। क्योंकि भारत का संविधान भी, याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रासंगिक बनाता है। ठीक है, इस आधार पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अभी बताया हमने, सीधे आंसर हो जाएगा क्या, 51A। ठीक है, 51A मैंने बताया था आपको कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, संविधान में क्या किया गया था, क्या किया गया संविधान में 51A को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन अभी हमने बताया कि 2002 में जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 21 में 21A को जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 में 21A 21 का को जोड़ दिया गया, तो उसी के साथ साथ 51 में अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ा गया, यानी 51A को ऐड किया गया और इसके द्वारा 2002 में जब ये किया गया तो 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहां थोड़ा सा गलती हो गई। क्या करना है कि जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। 2002 में जब अमेंडमेंट किया और
अनुच्छेद 21 में 21A को जोड़ा गया, तो उसी के साथ ही 51A में भी 10 मौलिक कर्तव्यों के स्थान पर एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कि अभिभावकों का यह दायित्व है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता करे, क्योंकि अनुच्छेद 21A में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्यवस्था, यह व्याख्या है अनुच्छेद 56 से 57, अनुच्छेद 53 से 54, अनुच्छेद 58 से 59, अनुच्छेद 65 से 66। आप जानते हैं कि जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है तो उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। लेकिन इसमें इसी के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 56 आपका क्या कहता है, 56 ये कहता है कि पद ग्रहण की तिथि से वह 5 वर्ष तक क्या होगा, पद पर बना रहेगा। लेकिन 57 ये कहता है कि वह पुनर्निर्वाचन का अधिकार रखता है, ठीक है। यानी एक बार निर्वाचित होने के बाद इलेक्टेड होने के बाद वह उस पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और इसी आधार पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पुनर्निर्वाचित भी किए गए थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। उनके बाद फिलहाल अब तक कोई व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ है, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है। लेकिन यह संवैधानिक व्यवस्था है कि वह पुनर्निर्वाचन का अधिकार रखता है और इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 57 में किया गया है। तो 5 वर्ष की अवधि की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 56 में। लेकिन पुनर्निर्वाचन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 57 में, ठीक है। तो ये कुल आपके 15 क्वेश्चन थे आज, ठीक है। और नेक्स्ट में इसके अभी हम क्रम को चलाएंगे। सेट में टॉपिक आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन सिलेबस में आपके पूरे सिलेबस का पूरे फुल सिलेबस का एक कंप्लीट रिवीजन आपका होगा, ये हमारा वादा है। थैंक यू।